जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। दोस्तों ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है? तो ये है आपका दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 और इसका फुल फॉर्म भी बहुत जगह पूछ देता है। तो ये इसका फुल फॉर्म आर का हो गया आपका राइट ऑफ, पी से हो गया पर्सन, डब्ल्यू से हो गया विथ, डी से हो गया डिसेबिलिटी और ये एक्ट है 2016। इस एक्ट के अंतर्गत दोस्तों 21 प्रकार के दिव्यांगता को चिन्हित किया गया है। इसके पहले जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था, ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। दोस्तों पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अंतर्गत 7 प्रकार के दिव्यांगता को चिन्हित किया गया था। इसके बाद जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया तो इसमें 21 प्रकार के दिव्यांगता को चिन्हित किया गया है। लेकिन ये 7 प्रकार का जो दिव्यांगता था, इसमें से एक दिव्यांगता को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। वो कौन सा दिव्यांगता है जिसको इसमें स्थान नहीं दिया गया है या नाम चेंज किया गया है? ये प्रश्न आपको जो भी पेपर होते हैं, जैसे बीएस टेट का भी हम लोग देने वाले हैं, आप लोग देने वाले हैं परीक्षा। दोस्तों इसके बाद जो मान लीजिए कि बीपीएससी टीआरई यानी जो टीचर का एग्ज़ाम हो रहा है या फिर सीटेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी आपका टीचिंग लाइन का है उसमें समावेशी शिक्षा से प्रश्न उठते ही उठते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 है, उसके अंतर्गत दिव्यांगता को 5 प्रकार से बांटा गया है। 5 प्रकार से बांट करके उसी को आपको 21 प्रकार में बांटा गया है। तो आइए यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, जो प्रश्न आपको एग्जाम में बनते हैं वही डायरेक्ट मैं बताने का प्रयास करूंगा। और आपसे यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि ये छोटा चैनल आप समझ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये जो छोटा चैनल है यही आपके लिए बड़ा साबित हो सकता है। कब ये आपके लिए बड़ा साबित हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। ठीक है, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में जो उल्लेखित विकलांगता है, दिव्यांगता है, उसका अर्थ और परिभाषा हम लोग देखेंगे, लेकिन परिभाषा ऊपर देखेंगे। यहाँ पर 5 प्रकार के रूपों में बांटा गया, यानी 5 प्रकार में इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है आपका शारीरिक दिव्यांगता। दोस्तों शारीरिक अक्षमता यानी चलन संबंधी दोष, इसमें जो भी हम लोगों के शरीर से संबंधित रोग हैं उसको अगर देखा जाए तो रखा गया है। सबसे पहला कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति जो है उसको शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत रखा गया है। आपसे पूछेगा क्या कि दोस्तों जैसे कुष्ठ रोग शारीरिक दिव्यांगता के अंतर्गत आता है या मानसिक दिव्यांगता के अंतर्गत आता है या फिर किस रोग के अंतर्गत? तो आप सीधा सीधा देखेंगे कुष्ठ रोग को शारीरिक दिव्यांगता के अंतर्गत रखा गया है, सेरेब्रल पाल्सी को शारीरिक दिव्यांगता के अंतर्गत, बौनापन, मास्कुलर डिस्ट्रॉफी और एसिड अटैक, ये पांचों आप देख रहे हैं, ये सारे सारे शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो दृष्टि दिव्यांग बच्चे होते हैं, दृष्टि दिव्यांग बच्चे यानी अंधापन और कम दृष्टि। दोस्तों दृष्टि दिव्यांग बच्चों को 2 रूपों में यानी 2 प्रकार से देखते हैं। एक जो बच्चे होते हैं वो कम देखते हैं, उनको लो विजन बोलते हैं, और एक होता है पूर्ण पूर्ण जो जिनको कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इन दोनों को भी शारीरिक दिव्यांगता के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा ये जो बहरा और सुनने में मुश्किल है और भाषा विकलांगता, दोस्तों यहाँ पर देखें सुनने में मुश्किल और यहाँ बहरा जो बोल नहीं बहरा यानी सुन नहीं सकता, सुनने में मुश्किल, ये दोनों क्या चीज़ है इसको अभी हम परिभाषा जब देखेंगे दोस्तों, अभी ऊपर जो परिभाषा हम आपको दिखाएंगे, जब वो परिभाषा आप देखेंगे तो बहरा में क्या है और सुनने में जो मुश्किल है वो क्या है, इसमें अंतर क्या है, हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न आपके बन जाए। ठीक है, तो आप परिभाषा को जरूर देखेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गया, शारीरिक दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में आने वाला प्रश्न जो कि सवाल यहाँ बन जाता है। सबसे पहले जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है 2016, इसमें कौन सा नाम चेंज हुआ है? तो यही एम आर पहले था, डब्ल्यू एच, ये पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995।
ठीक है। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में 7 प्रकार के जो दिव्यांगता बताए गए थे दोस्तों, उसमें एक एमआर था मेंटल रिटार्डेशन। तो मेंटल रिटार्डेशन को इस समय चेंज करके इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया गया है, यानी उसको आईडी नाम दे दिया गया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये आप याद रखेंगे। तो दोस्तों इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं दिव्यांगता, तो विशिष्ट सीखने की अक्षमता और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो बौद्धिक विकलांगता है, दिव्यांगता है, इसमें जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यहाँ पर तो मान लीजिए बौद्धिक दिव्यांगता हो सकता है कि ये भी बौद्धिक का मतलब मानसिक से हो गया। यहाँ पर आप एक और रोग देख रहे हैं, दिव्यांगता देख रहे हैं जो मानसिक बीमारी है, ठीक है, या मानसिक व्यवहार है। तो इसका परिभाषा और इसका परिभाषा है क्या, अभी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं उस चीज को। अब देखिए दोस्तों इसमें जो चौथा जो बताया गया है, चौथा है विकलांगता के कारण। इसमें 2 प्रकार हैं। पुराने न्यूरोलॉजिकल स्थिति यानी जो नर्व से संबंधित रोग हैं, वो आपके विकलांगता के कारण इसके अंतर्गत रखे गए हैं। इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसन रोग को आपका विकलांगता के कारण के अंतर्गत रखा गया है। इसी में आपका रक्त विकार यानी जो भी हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल्स, ये सारे के सारे जो दिव्यांगता हैं, इसको आपको 4 में रखा गया है, यानी विकलांगता के कारण में। इसके अलावा लास्ट जो 5वां रखा गया है दोस्तों, वो है बधिर अंधता सहित बहुविकलांगता यानी बहुदिव्यांगता। ये आपका 5वां हो गया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर याद आपको और ये करना है तो ये देखना है कि शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत कौन कौन से रखे गए हैं दिव्यांगता, और जो आईडी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसके अंतर्गत कौन कौन से दिव्यांगता रखे गए हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं हम ये परिभाषा, ठीक है, एक एक का परिभाषा आप लोग देख लेंगे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दृष्टिहीनता यानी टोटली ब्लाइंड, जिसको कि रात दिन से संबंधित नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो आपका दृष्टि दिव्यांगता, दृष्टिहीनता के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों लो विजन, यहाँ पर लो विजन आ गया। एक काम और यहाँ करेंगे, जैसे मान लीजिए कि पूछ देगा कि सामान्य श्रवण, इस चीज को हम यहाँ देख लेते हैं, एक सेकंड। जैसे मान लीजिए कि सामान्य जो व्यक्ति होता है, उसको जो दिखाई होता है, इसका मापने का तरीका है 6 मीटर से जो चीज़ हम देख सकते हैं, वो 6 मीटर से अगर देख ले रहे हैं तो हमारा जो दृष्टि है वो सामान्य हो गया, ठीक है। 6x6 बोला जाता है और 20x20 बोला जाता है। 20 फीट की दूरी से जो देखने वाला सामान है, 20 फीट से हम देख ले रहे हैं, तो ये आपका 20x20 और 6x6 ये आपका सामान्य हो गया, आप याद रखेंगे। और यहीं पर जो अल्प है दोस्तों, जो ये अल्प है, इसमें क्या है 6/18 यानी 6/18, ये अल्प दृष्टि से संबंधित हो गया। हम क्या था 6 मीटर से 6 मीटर के वस्तु को हम देख ले रहे थे। यहाँ क्या है कि अब जो हम 6 मीटर से देख रहे हैं वो उस व्यक्ति 18 मीटर से देख रहा है। यानी जो हम 18 मीटर से, जैसे आप सामान्य व्यक्ति हैं, आप 18 मीटर से जिस वस्तु को देख रहे हैं, वही कोई व्यक्ति है वो 6 मीटर से नज़दीक से देख रहा है, ठीक है, तो वो अल्प दृष्टि के अंतर्गत आ जाएगा। 6/18 ये अल्प दृष्टि के अंतर्गत आ जाएगा और 6/6 आपका सामान्य दृष्टि है, ठीक है। आप ये चीज़ क्लियर रखेंगे। यहाँ दोस्तों अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि सामान्य, जो सामान्य हो गया 6/6 हो गया। अल्प दृष्टि, जो अल्प दृष्टि है उन बच्चों के लिए 6/18 हो गया। और बिल्कुल जो ब्लाइंड हैं, जो बिल्कुल ब्लाइंड है दोस्तों, उनके लिए अगर देखा जाए तो 3/60 है। ये आपका एक मानक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कुष्ठ रोग, ठीक है। कुष्ठ रोग का मतलब क्या हो गया। कुष्ठ रोग दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि जैसे शरीर पर जो दाग हो जाता है, ये एक बीमारी होता है। यह कैसी बीमारी है, तो ये मुख्य रूप से त्वचा परिधीय तंत्रिका, ऊपरी श्वसन पथ सैलिमिक सतह आँखों को प्रभावित करती है। कुष्ठ रोग बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक कभी भी हो सकता है। ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो कुष्ठ रोग है वो कुष्ठ रोग बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक कभी भी हो सकता है। और ज़्यादातर देखा जाए तो 95% जो होता है लोग, वो माइक्रोविरेशन लैप्रिस बैक्टीरिया से प्रभावित होते हैं। इससे कुष्ठ रोग नहीं, केवल 5% लोग ही रोग की स्थिति तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है आपका चौथा,
चौथा है श्रवण बाधित यानी बहरापन। तो बहरापन क्या है, श्रवण बाधित बहरापन क्या है दोस्तों? बहरापन श्रवण बाधित क्षेत्र में उन लोगों को रखा जाता है जो सुनने में अक्षम हो या ऊंच सुनते हों। इस विकलांगता को दो भागों में बांटा गया है, बहरापन और ऊंचा सुनना। अभी हम लोग ऊपर देखे थे बहरापन क्या है और ऊंचा सुनना क्या है। तो बहरापन या बधिरता श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनकी सुनने की क्षमता दोनों कान में 70 डेसिबल या उससे अधिक तथा कम हो जाती है। ठीक है, ये बहरापन से संबंधित है। और ऊंचा सुनने वाले लोग सुनने की क्षमता 60 से आपका 70 डेसिबल से कम होती है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे चलन संबंधी विकलांगता दिव्यांगता यानी लोकोमोटर विकलांगता। चलन संबंधी विकलांगता मुख्यतः एक जगह से दूसरे जगह जाने की दिक्कत यानी पैरों की विकलांगता को कहते हैं, लेकिन इस श्रेणी में हड्डियां, जोड़, मांसपेशियों से जुड़ी विकलांगताएं भी आती हैं। चलन संबंधी विकलांगता व्यक्ति की गति में समस्या पैदा करती है, जैसे चलना, उठना, बैठना, हाथ में किसी चीज को पकड़ना इत्यादि आपका चलन संबंधी आ गया। दोस्तों बौनापन तो आप लोग देखे होंगे, और बौनापन का मेन मानक आप लोग देख लीजिए, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी 4 फीट से 10 इंची, 4 फीट 10 इंची का बच्चा है अगर, यानी वयस्क हो गया है और वो 4 फीट 10 इंची उसकी लंबाई है, तो ये बौनापन के अंतर्गत आएंगे। और ये देखेंगे 143.32 सेंटीमीटर की ऊंचाई अगर है पूर्ण यानी प्रौढ़ावस्था के बाद, तो अगर देखें जो आपका मैच्योर्ड वयस्क अवस्था होती है उसमें आपका देखेंगे तो 147.32 सेंटीमीटर। तो ये आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों जो चेंज किया गया बौद्धिक दिव्यांगता, यही है बौद्धिक दिव्यांगता। बौद्धिक विकलांगता को सामान्यतः तौर पर सीखने की अक्षमता या मानसिक मंदता भी कहा जाता है। ठीक है, यह ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, तर्क वितर्क, समस्या का समाधान ढूंढना, नई चीजें सीखना और सामाजिक व्यवहार, रोजमर्रा के काम, सामाजिक और व्यवहारिक कौशल दोनों में काफी कमी हो जाती है। ये बौद्धिक दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों मानसिक रोग क्या है? तो मानसिक रोग या मानसिक विकार व्यक्ति की सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार है जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को पूरी तरह से बाधित करता हो। इसमें मानसिक मंदता शामिल नहीं है। मानसिक मंदता में मस्तिष्क का विकास अधूरा या रुका हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD एक तंत्रिका संबंधी विकासात्मक विकार है जिसमें व्यक्ति की बोलचाल और व्यवहार प्रभावित होता है। वैसे तो यह विकार किसी भी उम्र में पता चल सकता है, लेकिन फिर भी इसे विकासात्मक विकार की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि सामान्यतः इसके लक्षण शुरुआती 2 साल में ही उभरते हैं। ऑटिज्म व्यक्ति के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वभाव को प्रभावित करता है। दोस्तों सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है इसके बारे में देख लें। CP जिसको शॉर्ट रूप दिया जाता है यानी CP कहते हैं। दोस्तों सेरेब्रल पाल्सी को एक ऐसी शारीरिक स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की क्षति के कारण मांसपेशियों का समन्वय बिगड़ जाता है। यह बच्चे के जन्म के समय या उसके पहले होता है। यह एक प्रगतिशील विकार नहीं है, अर्थात यह समय के साथ बढ़ता नहीं है। हालांकि मांसपेशियों के इस्तेमाल न होने के कारण न होने से समय के साथ स्थिति बिगड़ सकती है। वर्तमान में इस स्थिति का कोई इलाज नहीं है। सेरेब्रल पाल्सी का वर्तमान में अभी कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए मस्कुलर डिस्ट्रोफी इसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी MD। मांसपेशियों से जुड़े अनुवांशिक विकारों का एक समूह है जिसके कारण मांसपेशियों में कमजोरी और मांसपेशियों का क्षय होता है। यह एक प्रगतिशील स्थिति है, अर्थात समय के साथ यह बढ़ती जाती है। ठीक है, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। नेक्स्ट दोस्तों पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ, यानी जैसे मान लीजिए कि पुरानी तंत्रिका से संबंधित कोई अल्जाइमर रोग या डोमेंशिया, पार्किंसन डिजीज, डिस्टोनिया, ALS, उसका हंटिंगटन डिजीज, तंत्रिका पेशी बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सब क्या है? तंत्रिका से संबंधित मिर्गी और स्ट्रोक। दोस्तों ये जो मिर्गी या स्ट्रोक है ये तंत्रिका संबंधी बीमारी है। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा इस पे
स्पेसिफिक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये क्या है? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी विकलांगता उत्पन्न होने वाली स्थितियों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति की सुनने, सोचने, बोलने, लिखने या गणितीय गणना करने की क्षमता को बाधित करती है। इसमें से एक या अधिक क्षमताएं इस प्रकार की विकलांगता में प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और मेरुदंड शामिल हैं, को क्षति पहुंचाने लगती है। इसके कारण स्नायु के ऊपर की परत में माइलिन शीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके कारण नर्व फाइबर पर असर पड़ता है और सूचनाओं को प्रभाव बाधित होता है। वक्त के साथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस नर्व को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर सकती है। ये आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंतर्गत आ गया। दोस्तों जल्दी हम केवल आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो परिभाषा है इसको आप लोग केवल समझ लीजिए। वाणी और भाषा संबंधी विकलांगता, यानी वाणी और भाषा संबंधी दिव्यांगता का क्या है? यह लेरिजेक्टॉमी या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न एक अस्थायी विकलांगता है जिसमें बोलने की क्षमता और भाषा के महत्वपूर्ण घटकों को नुकसान पहुंचता है। ये वाणी और भाषा संबंधित दिव्यांगता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बोल नहीं पाते हैं, हकलाते हैं इत्यादि, जो भी उस तरीके से। थैलेसीमिया, दोस्तों थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया अगर देखा जाए तो थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें से शरीर में हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम हो जाता है या फिर असामान्य हीमोग्लोबिन का उत्पादन होने लगता है। आप शायद यह जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन लाल रंग कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। थैलेसीमिया के कारण बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, जिससे एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के परिणाम स्वरूप थैलेसीमिया से प्रभावित व्यक्ति की त्वचा पीली पड़ जाती है, थकान महसूस होती है और पेशाब का रंग गहरा हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हीमोफीलिया। दोस्तों हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक रक्त विकार है जिसके कारण रक्त में थक्के बनाने वाले प्रोटीन की कमी हो जाती है। इस प्रोटीन की कमी के कारण खून का बहाव जल्दी रुकता नहीं। हीमोफीलिया अक्सर पुरुषों को होता है और उन्हें यह आनुवांशिक विकार अपनी माँ से मिलता है। महिलाएं हीमोफीलिया से बहुत कम प्रभावित होती हैं। यानी जो हीमोफीलिया है इससे आपका ब्लड नहीं रुकता है, ब्लड जल्दी नहीं रुकता है, और हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है और ये पुरुषों में ज़्यादातर पाया जाता है। दोस्तों सिकल सेल रोग। सिकल सेल रोग अगर देखा जाए तो रक्त विकारों का एक समूह है। इसमें रक्त कोशिकाएं सिकल हंसिया आकार के हो जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं। इसमें असामान्य आकार की हो जाती है और नष्ट होने लगती है। ऐसी विकृति लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने की क्षमता कम हो जाती है। यह भी आनुवांशिक बीमारी है। सिकल सेल भी क्या है? आनुवांशिक बीमारी है। दोस्तों 19 नंबर का है ये बहुविकलांगता, यानी बहरेपन, दृष्टिपन। यानी बहुविकलांगता का मतलब हो गया एक से अधिक प्रकार के रोग एक साथ। दोस्तों तेजाब हमले से प्रभावित, तो तेजाब हमले से अगर प्रभावित है, हमले के कारण विकृति हो जाती है, उससे तेजाब हमले से प्रभावित व्यक्ति बोलते हैं। और दोस्तों पार्किंसन रोग, ये आपका लास्ट और 21 प्रकार का जो दिव्यांगता है, इसमें पार्किंसन रोग क्या है? यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक विकार है जो व्यक्ति की चाल गति को प्रभावित करता है। इसमें शरीर में कपकपी और जकड़न होती है। यह एक प्रगतिशील बीमारी है जो समय के साथ बढ़ती और फिलहाल इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों ये आपका था RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत दिव्यांगता के प्रकार। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।